physics. Under this lecture we will discuss the basic idea of nuclear physics, from where this physics has came, and after that we will see these topics one by one, and this lecture is quite short. We will discuss only a few topics of nuclear physics. So first let us see the content of the lecture series that we are going to cover. Then we will discuss today's topic. So let us first familiar with the content that we are going to discuss under this lecture series. So first is the content is nuclear mass and binding energy. What is nuclear mass and binding energy? Very interesting topic of this paper. Next we will see nucleus stability. What is nucleus and what type of nucleus are stable? We will discuss these topics quite later. Nuclear properties, determination of mass by Bainbridge and Jordan mass spectrograph. After that we will discuss determination of charge of nucleus, that is by Moseley's law, and after that we will see the determination of size of nucleus by alpha backscattering experiment, Rutherford's alpha backscattering experiment. So this all these topics are related to nucleus, the properties of nucleus, what is its size, what is its shape, what is its charge, and what is its mass. All these properties of nucleus, we are going to be familiar with the nucleus, what is nucleus and what is inside the nucleus, and what types of constituents and what types of nucleus are said to be stable, what type of nucleus are said to be unstable. So all these types of questions we are going to discuss. So let us first see today's content and focus on the today's content. So today's content is, we will see, first we will start with what is nucleus, then we will see what are the constituents of nucleus. So first we will see the nucleus. So as you know that the whole matter is made up of atoms, and before 1911 we were familiar only with the atom. हमें न्यूक्लियस नाम की किसी भी चीज़ का हमें पता नहीं था बिफोर 1911 में ऐसा क्या हुआ था? 1911 में मार्शडन एंड जीजर नाम के दो साइंटिस्ट हुए थे, मार्शडन एंड जीजर इन 1911। ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया था? एक अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट अल्फा पार्टिकल्स गेट स्कैटर्ड। किससे स्कैटर हुए थे? किसी भी मेटल फॉयल से। वो मेटल फॉयल, कोई मेटल फॉयल ली थी, उससे अल्फा पार्टिकल स्कैटर कराए गए थे। क्या जानने के लिए कि क्या एक्चुअल में जो एटम होता है वो वैसा ही होता है जैसा कि जे थॉमसन ने मॉडल प्रपोज किया था 1907 में। उससे यही मॉडल आया था तब तक। 1907 में जे थॉमसन ने किस तरीके का मॉडल दिया था कि भाई एटम में क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है सारे रीजन में, एंड नेगेटिव चार्ज इज एम्बेडेड। तो एक तरीके से ये पॉइंट चार्ज ना होके एक डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज कन्फिग्रेशन थी एटम। टिल 1907 इट वाज अंडरस्टूड कि ये इस तरीके की कन्फिग्रेशन है कि सारा पॉजिटिव चार्ज रीजन है एंड नेगेटिव चार्ज किसी इस तरीके से एम्बेडेड है। इट वाज अज्यूम्ड लाइक दैट। आफ्टर इन 1911 मार्शडन एंड जीजर परफॉर्म्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑन अ मेटल फॉयल। व्हाट दे हैड ऑब्जर्व्ड वाज कि इफ़ इट वर सो, अगर ऐसा होता कि एटम में इसी तरीके का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता तो अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग में कैसे ऑब्जर्वेशंस आनी चाहिए थी। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? यू नो दैट अल्फा पार्टिकल्स आर हीलियम न्यूक्लियाई। इट कंटेन्स 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स एंड हाईली एनर्जेटिक्स, क्योंकि डिके में निकल रहे हैं तो हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं, मास भी ज़्यादा होता है।
तो मास भी ज़्यादा एंड हाई एनर्जेटिक है, और सामने जो पार्टिकल है हमारे पास एटम है, क्योंकि कोई भी मेटल की फॉयल है उसमें बहुत सारे एटम्स है और उनमें चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड कन्फिग्रेशन है, सारे रीजन में चार्ज है, तो हम कह सकते हैं कंटिन्यूसली पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, ठीक है, कंटिन्यूस पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ से अल्फा पार्टिकल की बम्बारमेंट हो रही है यहाँ से। तो क्या होना चाहिए कि भाई सारा का सारा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इट शुड रिफ्लेक्ट बैक, कंसंट्रेशन ऑफ रिफ्लेक्शन, कि जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो ज़्यादा होनी चाहिए, कुछ पार्टिकल्स पास कर जाने चाहिए, कुछ पार्टिकल्स डेविएट कर जाने चाहिए, बट मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स शुड गेट डिफ्लेक्टेड बैक, बट ऑब्जर्वेशंस वर क्वाइट कंट्रास्टिंग। क्या ऑब्जर्वेशंस थी? A few particles are retracing their path and coming back. Most of the particles went undeviated, and some particles deviate through small angles. Few particles are retracing their path. इसका मतलब क्या? What they have concluded from here that कि अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ से अगर इनको रिपल्शन मिल रहा है तो वो रिपल्शन कुछ छोटे से रीजन से मिल रहा है, कुछ कंसंट्रेटेड से रीजन से मिल रहा है, तो इट मीन्स कि जो पॉजिटिव चार्ज है, व्हाट दे हैड इन्फर्ड फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशंस दैट कि दैट पॉजिटिव चार्ज इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कंप्लीट एरिया, दैट पॉजिटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओनली अ टाइनी रीजन ऑफ एटम, एंड उस टाइनी रीजन ऑफ एटम को जिसमें पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको नाम दिया गया था न्यूक्लियस, ठीक है, तो उसको नाम दिया गया न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का नाम ओरिजिन ही यहाँ से के एक्सपेरिमेंट के बाद हुआ। उसके बाद रदरफोर्ड ने सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया टेकिंग गोल्ड फॉयल को लेकर सेम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, वही ऑब्जर्वेशंस उसको मिले, उसने फिर उन ऑब्जर्वेशंस को प्लॉट किया कि भाई जो कितने पार्टिकल्स किस एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, कितना ये प्रभाव का क्षेत्र है इसके न्यूक्लियस का कि इसके अंदर आने से डिफ्लेक्ट हो जाएगा, या इतने से दूर रहा तो कम डिफ्लेक्ट होगा या ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा, जो हम पढ़ते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर एंड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो वो सारे पैरामीटर्स थे इसमें, दैट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस, क्योंकि वो हमारे कंटेंट से में है नहीं, ठीक है, तो हम उस डायरेक्शन में ज़्यादा जाएंगे नहीं, हम सिर्फ अपने कंटेंट को कवर करने की कोशिश करेंगे, तो इतना जानना सफिशिएंट। So this is all about the origin, how we came on this nuclear physics. After that we will see, हमने जान लिया कि न्यूक्लियस एक टाइनी, वी आर नॉट सेइंग टाइनी, हमें नहीं पता, हमें सिर्फ इस ऑब्जर्वेशन से इतना पता था कि कोई है जो मतलब सारे में पॉजिटिव चार्ज नहीं है, कुछ छोटे रीजन में पॉजिटिव चार्ज है, तो वो कितना टाइनी है, व्हाट इज़ द डायमेंशन, व्हाट इज़ द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, एंड व्हाट इज इट्स शेप, and what is the constituents of nucleus, that we are going to discuss in this unit, कि क्या all the nucleus have same size or they differ, and what's the parameter of the difference, and what are the constituents of the nucleus, कि nucleus के अंदर क्या है and उनके अंदर भी क्या है, and how they are binds, कैसे वे एक दूसरे से बंधे हुए हैं inside the nucleus. All these we are going to discuss in our subsequent lectures. So first in this lecture we will see the constituent of nucleus. Nucleus we had seen, nucleus is the core of any atom. So we will see what are the constituent of the nucleus. So constituent of the nucleus, today's topic. So in constituent of nucleus, it was assumed before 1930s. 1930 से पहले ऐसा माना जाता था कि nucleus is composed of electron and protons. This theory come before 1930. तो before 1930 it was observed कि न्यूक्लियस के इनसाइड कौन से पार्टिकल्स हैं, या तो प्रोटॉन है एंड इलेक्ट्रॉन्स है। ऐसा क्यों माना गया, ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने ये क्लू दिया कि इलेक्ट्रॉन कुड रिसाइड इनसाइड द न्यूक्लियस। तो बीटा डीके क्या होता है, न्यूक्लियर ट्रांजिशंस, न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है, डीके प्रोसेसेस, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइज होते हैं, तो उनमें स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं, तो उनसे जो रेडिएशंस निकलती है दैट आर
alpha rays, beta and gamma rays. So as alpha particles are coming from nuclear decays, nuclear radioactive decays, so it means that beta particles are coming from nuclear decays. So it means electron is emitting in beta decay, electron is emitting. तो इसका मतलब ये सोचा गया कि भाई बीटा डिके और न्यूक्लियस की ट्रांजिशंस में हो रहा है और इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो इसका मतलब समवेयर इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर है इलेक्ट्रॉन, तभी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है बीटा डीके में। तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया, ऐसा वहम हुआ वहाँ से, तो उसके बेसिस पे ये थ्योरी दी गई, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थ्योरी। तो ये थ्योरी पहली बात तो क्या मानती है कि इनसाइड द न्यूक्लियस देयर इज प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, एंड कितनी क्या क्वांटिटी है उनकी, कितनी संख्या में पाए जाएंगे। तो लेट्स से कि हम मान लेते हैं कि भाई सिंपल अपना नाइट्रोजन का एग्जांपल हमने मान लिया, ये इसका एटॉमिक मास है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग 14 उसके अंदर प्रोटॉन होंगे, 7 उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे इनसाइड द न्यूक्लियस, और 7 इलेक्ट्रॉन होंगे आउटसाइड द न्यूक्लियस। ये थ्योरी ये बात कहती थी, क्योंकि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो इसने कहा कि 14 प्रोटॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन है, और ये वाले प्रोटॉन है, ये वाले जो हैं 14 प्रोटॉन और 7 इलेक्ट्रॉन, ये इनसाइड द न्यूक्लियस है और ये आउटसाइड द न्यूक्लियस है। ऐसा मानना था, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थ्योरी का ऐसा मानना था। ये कुछ बातें थी कि वो इन बातों में विश्वास करती थी। फिर अब हम देखेंगे कि क्या ऐसा पॉसिबल है, किन किन पैरामीटर्स पे ये फेल हो रही है, कहाँ कौन सी बातें ये एक्सप्लेन नहीं करनी पाई, जिसके चलते इसको डिस्कार्ड कर दिया गया। तो ये हम पढ़ रहे हैं कि भाई क्या फेलियर थे इसके हाइपोथेसिस के, क्या कुछ फेलियर थे। तो फर्स्ट वन इज वेव मैकेनिकल कंसिडरेशंस। सो लेट मी चेक, yes, everything is okay. So first one is wave mechanical considerations. So इसमें क्या है कि अगर हम इस हाइपोथेसिस को मद्देनजर रखें तो क्या बातें थी जो बता नहीं पा रही थी ये थ्योरी। सबसे पहली वेव मैकेनिकल कंसिडरेशन, फर्स्ट वन इज वेव मैकेनिकल कंसिडरेशन। इसमें क्या है कि एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स को नहीं बता पाई थी। कैसे कि अगर इनसाइड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन है तो उसकी मिलने की जो पॉसिबिलिटी है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ द न्यूक्लियस, हम कह रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन इज इनसाइड द न्यूक्लियस। तो अगर इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस है तो उसकी मिलने की पॉसिबिलिटी इनसाइड द न्यूक्लियस कितनी होनी चाहिए, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी should be of the order of h cut. We have this from uncertainty relation in position and momentum. So what will be the value of delta x? Delta x would be electron कहाँ तक मिल सकता है, this is the value of its radius। न्यूक्लियस की रेडियस किस ऑर्डर की होती है, फर्मी के ऑर्डर की होती है, -15 मीटर और -14 मीटर, इतने ऑर्डर की न्यूक्लियस की रेडियस होती है। तो अगर ये इनसाइड द न्यूक्लियस है इलेक्ट्रॉन, तो इसकी पॉसिबिलिटी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या आनी चाहिए, ट्वाइस ऑफ 10 क्रॉस 15 मीटर, इतनी आनी चाहिए। तो यहाँ से डेल्टा पी क्या आ जाएगा, एच क्रॉस। सो डेल्टा पी वुड बी एच क्रॉस ओवर 2 × 10⁻⁻15। एच क्रॉस की वैल्यू पता है हमें कितनी होती है, h/2π। तो डेल्टा पी वुड बी ऑफ ऑर्डर ऑफ 1.05 × 10⁻34 और 2 × 10⁻15। सिंपल कैलकुलेशंस, जस्ट आफ्टर डूइंग सिंपल कैलकुलेशंस क्या आएगा हमारे पास, दिस इज कमिंग आउट टू बी 0.52। हम नियरली 14 का ले लेते हैं, डोंट वरी, 15 14 आप दोनों से कर सकते हैं, हमने 14 लेके कर रखा है, दैट्स वाई वी आर टेकिंग हियर 14। So after solving it we will get 0.527 into 10⁻⁻⁷
-20 joule second per meter, -20 joule second per meter. So this should be the momentum of the electron if electron resides inside the nucleus. And what would be its energy? As electron is a relativistic particle, so its energy would be c square p square plus m naught square c raised to the power 4. This is the formula for relativistic energy of the electron. This is the term rest mass energy of the electron, and rest mass energy is rest mass of the electron into speed of light, and this is a standard value. It comes out to be 0.511 mega electron volt. This is m naught c square, this is equals to 0.511 mega electron volt. So this 0.5 mega electron volt, okay, and this is c square p square. C की वैल्यू हमें पता है, P की वैल्यू we have calculated from here, uncertainty relation. So substitute this value here. We are going to find the energy of the electron if electron resides inside the nucleus. So then it comes out to be c square 3 into 10 to the power 8 square into p square. P square is just 0.527 into 10. Yes, 10 to the power minus. Yes, we have skipped 10 to the power minus 20. 10 to the power minus 20. This is minus 20. इसका भी square. Yes, it's square. And plus m naught square c square. So this is 0.511 mega electron volt इसका square. As ये क्योंकि कम है in comparison to c square p square, इस एनर्जी के कंपैरिजन में ये रेस्ट मास एनर्जी बहुत कम है और इसका भी स्क्वायर है, तो हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, इस टर्म को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो एनर्जी नियरली इसकी पी सी के इक्वल ही होती है. तो हम पी एंड सी, क्योंकि स्क्वायर है ये कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर एंड दिस टर्म. सो दिस इज सिंपल कैलकुलेशन. सो इसको कैलकुलेट कर लो. कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, नियरली ये एनर्जी आ रही है हमारी 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अबाउट. नियरली दिस इज 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी. तो इतनी एनर्जी होनी चाहिए थी इलेक्ट्रॉन के पास अगर इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस है देन. बट क्या ऑब्जर्व किया गया कि जो बीटा डीके में इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसके पास एनर्जी का रेंज क्या है, 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इतनी ही एनर्जी है बीटा डीके के इलेक्ट्रॉन के पास. और अगर इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस हो तो हमने ऐसे कैलकुलेट किया है कि इसके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए थी, इस ऑर्डर की एनर्जी होनी चाहिए थी, पर इसके पास तो सिर्फ इतने ऑर्डर की एनर्जी है. इसका मतलब क्या कि समवेयर हम समझने में कहीं गलती कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस तो हो ही नहीं सकता, होता तो इतनी एनर्जी होती और इतनी एनर्जी ऑब्जर्व ही नहीं हो रही है. सो इसका मतलब कि ये थ्योरी इस बात में फेल हो गई, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बताने में फेल हो गई. अगर ये कह रही है कि इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस है तो उसके पास इतनी एनर्जी भी होनी चाहिए थी, पर हमने देख लिया इतनी एनर्जी तो पॉसिबल ही नहीं है इलेक्ट्रॉन के पास. सो इसका मतलब इस बात पे ये डिस्कार्ड हो गई, इस बात को बता ही नहीं पाई. सेकंड पॉइंट क्या नहीं बता पाई, सेकंड क्या बात नहीं बता पाई ये थ्योरी. सेकंड वन इज सेकेंड इज न्यूक्लियर स्पिन. सो न्यूक्लियर स्पिन के बारे में क्या बात नहीं बता पाई है. न्यूक्लियर स्पिन, सो न्यूक्लियर स्पिन क्या होती है. सेकेंड इज न्यूक्लियर स्पिन. सो न्यूक्लियर स्पिन इज सिंपली स्पिन ऑफ द न्यूक्लियस. स्पिन ऑफ द न्यूक्लियस मीन्स स्पिन ऑफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के जो कंस्टिट्यूएंट है उनकी स्पिन का सम. तो कंस्टिट्यूएंट हम क्या मान रहे हैं इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन है. तो प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन है तो स्पिन कितनी होनी चाहिए. एक्सपेरिमेंटली ऐसा होना चाहिए कि जो इवन न्यूक्लियस है, इवन ए नंबर है जिस भी न्यूक्लियस का, उसकी स्पिन होनी चाहिए इंटीग्रल, एंड जो ओड ए है उनकी स्पिन होनी चाहिए हाफ इंटीग्रल. दिस शुड बी द केस एक्सपेरिमेंटली. बट इसके अकॉर्डिंग देखें तो क्या मिला हमें,
लेट्स से नाइट्रोजन का एग्जाम्पल लें। नाइट्रोजन के पास ये थ्योरी क्या कहती है, 14 प्रोटॉन है इनसाइड द न्यूक्लियस और 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इनसाइड द न्यूक्लियस कितने हो गए, 21 पार्टिकल्स हो गए ना, 14 प्रोटॉन एंड 7 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल हो गए 21 हो गए। तो स्पिन कितनी आएगी, सबकी स्पिन हाफ होती है, तो स्पिन आएगी हाफ इंटीग्रल में आएगी ना स्पिन। तो हाफ इंटीग्रल में आएगी, इसका मतलब क्या हुआ, ये है कैसा, इवन न्यूक्लियाई है और आ रही है इसकी हाफ इंटीग्रल स्पिन में। तो कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है एक्सपेरिमेंट और एक्चुअल के बीच में। तो इसका मतलब ये बात भी सही नहीं बता पाया कि न्यूक्लियर स्पिन इतनी है तो क्यों है, इसके अकॉर्डिंग तो हाफ इंटीग्रल आ रही है और एक्चुअल में आनी चाहिए इंटीग्रल स्पिन, क्योंकि ये इवन न्यूक्लियाई है। तो ये बात भी नहीं बता पाई। नेक्स्ट क्या बात नहीं बता पाई है, नेक्स्ट इज न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट। नेक्स्ट वन इज न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट। न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट। तो पहली बात तो यू शुड नो व्हाट इज मैग्नेटिक मोमेंट। सो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है और इस न्यूक्लियर के कंटेक्स्ट में हमें यहाँ पे मैग्नेट क्यों लेके आ रहे हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट इज सिंपली स्ट्रेंथ ऑफ एनी मैग्नेट और करंट लूप। ठीक है, किसी भी करंट लूप की, किसी भी मैग्नेट की, मैग्नेटिक मटेरियल की क्या स्ट्रेंथ है, उस चीज़ का मेजर क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट क्या है कि न्यूक्लियस के पास कितना मैग्नेटिज्म है, उसकी स्ट्रेंथ का मेजर। ठीक है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट। तो फॉर्मूला इसका जनरली होता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट का EH/2m, ये फॉर्मूला होता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट का। तो मैग्नेटिक मोमेंट इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लाइट पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस का मैग्नेटिक मोमेंट बहुत ही कम आता है एक्सपेरिमेंटली, बहुत ही कम, इज वेरी लेस, क्योंकि न्यूक्लियस टाइनी मैग्नेट है, एक छोटा मैग्नेट है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कम आएगा, बहुत ही कम आएगा। पर अगर इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का क्योंकि मास कम है तो मैग्नेटिक मोमेंट इसका ज़्यादा आएगा, मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट इलेक्ट्रॉन का नियरली 2000 टाइम्स है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ प्रोटॉन के। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ प्रोटॉन के 2000 टाइम्स है मैग्नेटिक मोमेंट इलेक्ट्रॉन का, मतलब ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। और अगर इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए न्यूक्लियस के मैग्नेटिक मोमेंट में, तो उससे न्यूक्लियस का मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ जाना चाहिए। बट एक्सपेरिमेंटली तो ऐसा कुछ भी ऑब्जर्व नहीं हो रहा कि न्यूक्लियस के पास ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट है। तो इसका मतलब क्या कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नाम की चीज़ है ही नहीं, तो ये बात भी नहीं बता पाई। नेक्स्ट क्या बात नहीं बता पाई कि डुअल कैरेक्टर हो गया इलेक्ट्रॉन का, डुअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। डुअल कैरेक्टर कैसे, क्योंकि ये थ्योरी क्या कह रही थी कि 7 इलेक्ट्रॉन तो इनसाइड है और 7 इलेक्ट्रॉन आउटसाइड है न्यूक्लियस के। तो क्या सेम सब्सटेंस के इलेक्ट्रॉन्स में ऐसा पॉसिबल है कि उनका दोहरा कैरेक्टर है, कुछ तो न्यूक्लियस के अंदर है, कुछ न्यूक्लियस के बाहर है, न्यूक्लियस के अंदर ज़्यादा एनर्जी, बाहर कम एनर्जी है। क्या इलेक्ट्रॉन्स ने कैसे अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लिया कि तुम अंदर रहोगे, तुम बाहर रहोगे? क्या इन्होंने झगड़ा नहीं किया कि नहीं मैं अंदर जाऊंगा, मैं बाहर जाऊंगा? या कौन से इलेक्ट्रॉन अंदर है, कौन से इलेक्ट्रॉन बाहर है, और किस बेसिस पे इन्होंने खुद को बांट लिया अंदर और बाहर? तो ये दोहरे टाइप का नेचर हो गया कि अंदर वालों का अलग नेचर है, बाहर वालों का अलग नेचर है, कैसे चले गए भाई तुम अंदर और बाहर? तो ये बात क्वाइट कन्फ्यूजिंग थी, तो इस थ्योरी को डिस्कार्ड करना पड़ा क्योंकि ये सारे पैरामीटर्स पे फिट नहीं बैठ रही थी। तो इसका मतलब समवेयर दिस अजम्पशन, दिस हाइपोथेसिस इज क्वाइट रॉन्ग। सो इसको रिप्लेस किया था आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। इससे पहले न्यूट्रॉन नाम की चीज़ का पता ही नहीं था। 1932 में जब चैडविक ने न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किया, उसके बाद ऐसा माना गया कि न्यूक्लियस के अंदर समथिंग एल्स है जो चार्जलेस है, सिर्फ जिसके पास मास है, तो उसको न्यूट्रॉन हम फैमिलियर है, वो न्यूट्रॉन था। तो
तो उसके बाद थ्योरी आई थी प्रोटॉन न्यूट्रॉन थ्योरी। तो ये सक्सेसफुली सारी बातों को एक्सप्लेन कर पाई थी, न्यूक्लियर स्पिन्स को भी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट को भी, और सारे पैरामीटर्स को इसने आसानी से एक्सप्लेन कर दिया था, इसलिए इस थ्योरी को एडमिट कर दिया गया था। तो इस तरीके से ये डेवलपमेंट हो रहा था न्यूक्लियर फिजिक्स में। हम आगे प्रोसीड कर रहे थे, न्यूक्लियस को समझने की कोशिश कर रहे थे कि न्यूक्लियस क्या है, कैसे कुछ इसके कंस्टिट्यूएंट्स है। तो हमने जान लिया था कंस्टिट्यूएंट के बारे में, हमने जान लिया कि न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द न्यूक्लियस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, व्हाट आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यूक्लियस, शेप, साइज, मैग्नेटिक मोमेंट and mass density, is all the nucleus have same size, is all the nucleus are stable। तो ये सारे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। इस लेक्चर में अगर कोई क्वेरी है तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।